नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे कि बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत बढ़िया या शानदार तरीके से चल रहा होगा। और क्या बात है, जितने भी हमारे भाई बहन जो भी 10th और 12th का एग्जाम देकर अपना परिणाम स्वरूप अपना रिजल्ट लाए हैं, अच्छा किए हैं, तो वे ज़्यादा खुश ना हो। हम मान लो भाई कि 10 दिन 15 दिन, बस इससे ज़्यादा बेसी फंड ना मत करना भाई अपने ज़िंदगी में रिजल्ट को लेकर। और कितने भाई बहन होंगे जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं हो गया। कोई बात नहीं भाई, रिजल्ट आपका भविष्य तय नहीं करेगा, आपका मेहनत ही आपको सफल बनाएगा, ना कि रिजल्ट। रिजल्ट एक पड़ाव होता है जिसे पार करना होता है। जैसे कि एक नाव होता है ना, उसको नाव में से बस नदी में से उस किनारे से उस किनारे बस जाना पड़ता है, बस वो निकल जाए किसी तरीके से, उस नाव पार कर दे। बस वही होता है, एक हमारा सीढ़ी होता है जल्द का कि 11th में प्रवेश करने का। लेकिन एक बात याद करना भाई भाई, रिजल्ट भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। तो ऐसा ही मत पढ़िए कि हमारा रिजल्ट ही क्यों पुअर हो। लेकिन एक बात याद करिए कि अगर किसी का भी रिजल्ट अगर अच्छा ना आ गया हो तो डिप्रेशन में मत जाइएगा भाई। और ना ही किसी का किसी मतलब किसी प्रकार का गलत कदम उठाइएगा, ठीक। आने वाले समय में अगर आप 10th में हो, अगर आप 10th में थे, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं गया है, तो 12th आने वाले 2 साल में आपका 12th है, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है कि आप बस 10th पास कर दिया, अच्छा रिजल्ट नहीं गया तो आप वहीं हार गए, नहीं भाई। आप गिरे हैं तो उठिए, इस तरह उठिए, इस तरह मेहनत करिए कि 12th में हम उससे ज्यादा नंबर लाएं, कि उस तरीके से मेहनत करें कि 12th जो है हमारा वो इंजॉयफुल हो। जब रिजल्ट आए तो वाह क्या मौसम है और क्या हमारा रिजल्ट है, ठीक भाई। और एक बात 12th वालों के लिए भी, जो भी हमारा वीडियो 12th वाले बच्चे देख रहे हैं, तो उनसे कहना है कि भाई आपका रिजल्ट अगर अच्छा आया है तो भी कोई बात नहीं। अगर थोड़ा बहुत अच्छा नहीं गया है तो उससे कोई बात नहीं। आप ग्रेजुएशन मोड पे जाइए, डिसाइड करिए कि हमको क्या बनना है, क्या करना है। अगर 11 देखिए भाई, 12 के बाद जो जो पटरियां होती है ना, 12 के बाद वो जो रेलवे की पटरियां होती है, इधर उधर इधर उधर रास्ते निकलते रहते, तो उधर के बाद समझ में नहीं आता भाई किधर जाए। लेकिन किसी बच्चे का अगर एम होता है स्टार्टिंग से कि हमको यही करना है आगे चलकर, किसी को पीसीएस बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को इंजीनियर करना होता है, किसी को बिजनेस में जाना पड़ता है, तो कई सारे होते हैं। जो अगर किसी ने पहले से ही अपना टारगेट चूज किया हो, यानी चुना हो कि हमको यही करना है, तो उसी रास्ते पे जाइए भाई। अगर जिसने भी अगर टारगेट नहीं मतलब क्या किए हैं, चूज नहीं किए हैं, चुने नहीं है, जिसको टारगेट नहीं पता है हमको क्या करना है, तो 1 महीने 2 महीने आप ड्रॉप लो। रिजल्ट अभी निकलेंगे, 1 महीने 2 महीने ड्रॉप लो। उसके बाद रिसर्च करो कि भाई हमको किस चीज में रुचि है, किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज में रुचि है, यानी किस चीज में हमको, किस चीज में करने में हमारा लगाव है, उस चीज पर आप एफर्ट डालो। बस उसको एफर्ट डालकर उसको डिसाइड करो, फिर उसी रास्ते निकल जाओ भाई। बस 12th के लिए बस इतना है। और जो 10th में भाई अभी उनके पास 2 साल है, अगर हाँ अभी भी उनका एम बना सकते हैं तो 10 में आप लोग एम बनाइए कि हमको आगे चल के 12th पास करने के बाद ये करना है वो करना है। 12th के निकलने के बाद बस यही कहेंगे, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने आप लोग को पढ़ा रहे थे पिछले, हमारा ये अध्याय 3 है। अध्याय 3 है ना कि 4 है? 4 है, सॉरी, हमारा अध्याय 4 है, ठीक। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी, द्विघात समीकरण। अभी ने आप लोग को हम क्या पढ़ाए थे? पॉलिनोमियल्स, बहुपद, बहुपद के बाद 2 चर रैखिक युग्म समीकरण पढ़ाए थे। तो देखिए बहुपद से ही स्टार्ट होते आता है। अगर किसी ने भी हमारा बहुपद नहीं, देखिए एक जो छत पे जाने के लिए भाई एक सीढ़ी होता है, सीढ़ी बाई सीढ़ी होता है, तभी हम छत पे पहुंच जाते हैं, ठीक। कहने का मतलब क्या है बाबू, समझिएगा। देखिए ये हमारा छत है भाई, इस पे हमको पहुंचना है, ठीक। तो ये पहला सीढ़ी होता है, ये दूसरा सीढ़ी होता है, तीसरा सीढ़ी होता है, चौथा सीढ़ी होता है, तब जाकर हम छत पे पहुंचते हैं। तो ऐसे ही अगर इस पे ना पहुंचे ना बाबू, तो इस पे कैसे पहुंचोगे? अगर इस पे पहुंच जाते होगे तो बहुत सारी कठिनाइयां आपको जीवन में देखनी पड़ेगी, यानी कि आपको रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां पड़ेगी। कैसे बाबू? इस रास्ते पे अगर इस सीढ़ी पे चढ़ोगे नहीं तो आपको लंबा छलांग मारना पड़ेगा, ऐसे कर कर इतना बड़ा छलांग मारना पड़ेगा। तो क्यों? तो जब लंबा छलांग मारोगे बाबू, तो समझ लीजिए कि हमको कठिनाइयां ना कुछ तो होगा, आपके पैर में चोट लगेगा, कुछ तो ना कुछ लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप सीधा, मान लीजिए इस सीढ़ी पर ना चढ़े, इस सीढ़ी पे ना चढ़े, अगर हम सीधे इस सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे
बताइए, इम्पॉसिबल है। अगर इस सीढ़ी पे पहुंच, इस दोनों सीढ़ी पे पहुंचे ही नहीं है तो इस सीढ़ी पे कैसे पहुंचेंगे? इम्पॉसिबल है भाई। और अब बात रही अगर किसी पे ना पहुंचे तो आप छत पे पहुंच ही नहीं पाओगे। तो हमारे कहने का मतलब यही है भाई कि अगर हम ये जो एक सब्जेक्ट होता है ना, एक सब्जेक्ट मतलब एक चैप्टर होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है। रिलेटेड यानी ये पहला चैप्टर होता है, ये दूसरा चैप्टर होता है, ये तीसरा चैप्टर, तो इसका रिलेटेड इससे होता है बाबू। अगर आपको इस चैप्टर में अच्छा ज्ञान है बाबू, अच्छा ज्ञान समझ गए हो पहले चैप्टर में, तो दो सेकंड वाला चैप्टर होता है बाबू, उसी के रिलेटेड फर्स्ट वाला चैप्टर होता है। अगर पहला वाला चैप्टर आपको समझ में आ गया तो यकीन मानिए, विश्वास करिए हमारे ऊपर कि सेकंड चैप्टर आपको 50% आ चुका होगा। 50% आपको आ चुका होगा फर्स्ट चैप्टर से क्लियर करने से। बस आपको सेकंड चैप्टर में 50% एफर्ट डालना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा कि हम 50% पढ़ने की, ठीक। और वैसे ही अगर आप सेकंड पर्सन मान लीजिए सेकंड चैप्टर पढ़ लिए, तो ये हमारा थर्ड चैप्टर का जो थर्ड चैप्टर होता है वो फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब दोनों चैप्टर का मिलाकर तीसरे चैप्टर का मिला होता है। तो आप अच्छे से अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़े हो, सेकंड चैप्टर पढ़े हो, तो थर्ड चैप्टर आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा, कभी भी नहीं दिक्कत करेगा। ये बात हमारा नोट कर लीजिएगा कहीं भी अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो, जो मैं कह रहा हूं, ठीक भाई। अब देखिए जब इसे करेंगे, जैसे कि हमने आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ाया, बहुपद पढ़ाया, आप बताइए बहुपद जो अच्छे तरीके से पढ़ा होगा वो दो चर रैखिक युग्म समीकरण भी पढ़ा होगा अच्छे से, उसको समझ में आ गया? आएगा जी सर। अगर दो चर रैखिक समीकरण पढ़ गया तो आप बताइए द्विघात समीकरण नहीं पढ़ेगा, समझेगा नहीं? समझेगा, 100% समझेगा, चाहे वो कितना कमजोर बच्चा क्यों ना हो। देखिए कमजोर बच्चा और वीक बच्चे में देखिए सब हमारे एक बात आपको डिफिनेशन करते हैं। ये जो हमारा एक होशियार बच्चा होता है, ये होशियार बच्चा जो होता है, ये होशियार बच्चा, और ये जो होता है ये मान लो जो कि ये थोड़ा मतलब क्या है, ये होशियार बच्चा यानी तगड़ा बच्चा, यानी कि इसके पास कैसा बुद्धिमान लड़का है ये, मान लो कि ये अच्छा ज्ञान प्राप्त करने वाला है ये, और ये कमजोर है, ये थोड़ा ठीक है, ये कमजोर लड़का है, ये कमजोर लड़का है, ठीक। और ये थोड़ा कठिन मतलब परिश्रमी लड़का, ये बुद्धिमान है थोड़ा, मान लो बुद्धिमान हो, थोड़ा बुद्धिमान हो, ये ज्ञानेबल हो, ठीक, बुद्धिमान लड़का हो। तो ये कमजोर जो लड़का होता है ना भाई, इसको लगता है कि हम मैथ कभी सीख ही नहीं पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। कमजोर बस की आपको कौन बनाता है? कमजोर आपको मैथ में कौन बनाता है? कमजोर आपको मैथ में सिर्फ आपका दिमाग बैठाता है, बनाता है कि हम मैथ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ये कमजोर बच्चा ना, मानते हैं इसको टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा, कहते ना टाइम लगेगा, इसको टाइम थोड़ा कम लगेगा। अब जो कमजोर बच्चा होगा उसको टाइम लगेगा, लेकिन 100% मैथ उसको आएगा, बस अपने मन से अपने विचार से वो निकाल दे कि हमको मैथ नहीं आएगा, बस इतना कर लीजिए। और ये देखिए इसको जो करना पड़ता है ना बाबू, एक एक चैप्टर को बहुत ध्यान तरीके से पढ़ना होता है। जो कमजोर होता है बच्चा, जो मैथ में कमजोर होता है, यानी किसी भी सब्जेक्ट में अगर उसको वीक है ना, तो उसको टाइम देना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट में टाइम देना पड़ेगा, एक चैप्टर को 5 बार 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो जाकर देखिए ना आगे चलकर कैसे धुरंधर बढ़ता है मैथ में, अच्छे तरीके से अचीव कर पाएगा, ठीक। हमारे कहने का मतलब यही होता है, कोई कमजोर नहीं था बाबू, ठीक, अपने आप में सब होशियार होता है, बस अपना माइंड का खेल है। बस माइंड का खेल है क्या है कि हम नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं करते। माइंड में कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं लाएंगे। कोई भी चीज हो भाई हम कर लेंगे, बस इतना याद करिए, कोई भी चीज हो कि हम कर लेंगे, बस आप अपने मन को पॉजिटिव बनाएंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते। एक बात डिपेंड लगता है, बस टाइम लगता है बाबू। अगर किसी काम को अगर स्टार्ट करते हैं और जो काम एक्सपर्ट होता है, बस उसमें इतना डिफरेंस होता है कि उसको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो एक्सपर्ट हो गया है, और जो नीचे से उठ रहा है ना उसको थोड़ा टाइम लगेगा, सीखने में टाइम लगेगा, चलने में टाइम लगेगा, बस इतना ही अच्छा होता है, ठीक। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक। बस क्या मैं समझाना चाह रहा था, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी बच्चा अगर हमारा वीडियो देख रहा है तो क्वाड्रेटिक मतलब इक्वेशन होता है, यानी द्विघात समीकरण बहुत ही मायने रखता है आपके एग्जाम के लिए, समझ लीजिए बहुत ही मायने रखता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अब बताइए द्विघात क्या होता है, चलो तुम बताओ द्विघात क्या होता है।
चर राशि पर दो ही घात हो। द्विघात समीकरण क्या होता है, मतलब कुछ लिखाओ, बताओ द्विघात समीकरण कुछ लघुमेज में लिख कर दिखाओ, मानक रूप में लिख कर दिखाओ। 2x² प्लस 5x। चलो ठीक है, इधर देखो हमारा द्विघात समीकरण बाबू ये होता है, देखो हम आपको बताते हैं विस्तार से समझाते चलेंगे। देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a0, ठीक हमारा द्विघात समीकरण है। हमने जिसे बहुपद में पढ़ाते चले आए हैं और दो चर रैखिक युग्म समीकरण में भी बताते चले आए हैं कि अगर चर राशि पे अधिकतम पावर 2 हो, अगर चर राशि पर अधिकतम घात 2 हो, उसको बोलते हैं भैया द्विघात समीकरण, यानी द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। यहाँ हम जीरो लगा देने पर, इक्वल लगा देने पर ये समीकरण बन जाता है, ठीक बस इतना डिफरेंट होता है। देखिए यहाँ भी x है, एक चर राशि वाला यानी बहुपद है, क्या है बहुपद, यानी द्विघात बहुपद इसी को बोल देते हैं और इसी को जीरो लगने पर इसको बोल देते हैं समीकरण, इक्वेशन बन जाता है, ठीक। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए आप लोग को मैंने बताया था, आप लोग को बताया था कि जहां हमारा जहां क्या होता है, आप लोग बताओ कुछ इसमें क्या क्या है, इस घात में इस बहुपद में क्या क्या जुड़ा है, आप बताइए कि हमारा जहां, यहां लिखो एक एक चीज आपको, यहाँ ठीक है यहीं से स्टार्ट करते हैं। जहां आप लोग बताइए, जहां a जो है और b जो है और c जो है, ये हमारी क्या है, आप लोग भाई वास्तविक संख्या की नहीं है, वास्तविक संख्या है, बताओ संख्या है कि नहीं है, वास्तविक संख्या, जी सर वास्तविक संख्या। कैसे सर, अब ए के जगह पे आप कोई नंबर लेंगे कि नहीं लेंगे, मान लीजिए ए के जगह पे आप कोई नंबर लेंगे कि नहीं लेंगे, जी सर हम कहते हैं सर आप एक एग्जांपल लिख दो ना तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, हमको समझ लीजिए वो समझ में आ जाएगा कि ए बी सी क्या है, ठीक ठीक है। और भी एक एग्जांपल इसमें लिख लो नोट में, जहां और एक लिख लो, एक और चीज लिखो जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बहुपद में, बहुपद में बहुत ही मायने, यानी कि बहुपद में जान डालने वाला बस एक ही चीज है, वो क्या है आप लोगों को मैं यही आने वाले क्षण में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए ये जो हमारा ये है, ये बराबर, ये जो ए है ना वो बराबर नॉट बराबर नहीं होना चाहिए जीरो को, क्यों नहीं होना चाहिए, अब से अगर मान लीजिए ए बराबर अगर जीरो हो जाए तो इस पे ए क्या बन जाएगा, बहुपद ही नहीं बनेगा, बहुपद नहीं बनेगा, बहुपद बनेगा, कौन बहुपद बनेगा, कौन, अगर ये बराबर जीरो हो जाए हमारा तो कौन सा बहुपद का निर्माण करेगा, बताओ जल्दी, टाइम नहीं है, नहीं समझ में आ रहा। अब यदास ये बताओ, अगर ए बराबर अगर हम जीरो रख दें किसी भी संख्या में, अगर जीरो से गुणा करते हैं किसी भी संख्या से, या चर हो या अचर हो, तो अगर जीरो करते तो उसका मान जीरो आता है कि नहीं आता है, आता है, जाता है ना। अगर हम यहाँ जीरो रख दें तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बी एक्स प्लस सी बचेगा, बहुपद है कि नहीं है, नहीं है बहुपद, बहुपद नहीं है ये, तो मैं चुतिया कहीं पे पागल, बी एक्स प्लस सी हमारा ये बहुपद नहीं है, ये हमारा बहुपद नहीं है, बी एक्स प्लस सी हमारा बहुपद नहीं है, हाँ इसके अकॉर्डिंग बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है ना, लेकिन बहुपद है कि नहीं है, बहुपद कौन सा बहुपद है, नाम तो बताओ, रैखिक बहुपद, हाँ यही पूछ रहे हैं गधे कहीं के बात। रैखिक बहुपद क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए चर राशि पे पावर एक है, एक चर पे राशि पावर कितना है, अधिकतम घात एक है, अगर किसी चर राशि पे अधिकतम पावर एक है बाबू, तो वो कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। तो इसीलिए यहाँ पे बाबू अगर यहाँ जीरो हो जाएगा, अगर ये बराबर जीरो हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण बनेगा, नहीं बनेगा, इसीलिए अब नहीं बनेगा तो ये रैखिक बहुपद बन जाएगा, रैखिक बन जाएगा, तो रैखिक हमको पता नहीं होता है तो हमको क्या करना होता है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना पड़ता है, बस इतना फर्क है, ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। अगर सर कहते हैं कि सर अगर आप एग्जांपल दे दीजिए,
आप अगर एक एग्जाम्पल देती जिसमें ए और बी मान ज्ञात करना होता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है बाबू, आपका मान हम नहीं रोकेंगे, आइए एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आपको, आइए समझाते हैं। देखिए लंबा चैप्टर जाएगा जिसमें 2x² प्लस 4x प्लस 6। ये बताओ द्विघात बहुपद है कि नहीं है, यानी द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये समीकरण है, द्विघात समीकरण है। जी सर, समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब बताओ इसमें ए बी सी का मान कितना है? अब बताओ, चलो आप बताओ। जहां आप लिखो, जहां आप तुम लिखो, इसमें आप तुम लोग पहचानो बबुआ, बाबू मेरे हीरो, आने वाले समय में धुरंधर लोग 2027 नहीं, यानी 2027-26 चल रहा है ना, 27 में होने वाले धुरंधर आप लोग बताओ कि ये बराबर कितना है और बी बराबर कितना है और सी बराबर कितना है? आप लोग बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ। ये बराबर 2, बी बराबर 4, सी बराबर 6। बाबू बस अब एक तुम बताओ बाबू कि ए बी सी कोई नंबर में आया है कि नहीं आया है? सर 2, 4, 6 ये नंबर है, वास्तविक संख्या है बाबू। वास्तविक संख्या हुए कि नहीं हुए? तो यही होता है, जो हमारा नंबर ए होता है वो वास्तविक संख्या, बी होता है कोई नंबर होता है, सी जो होता है हमारा कोई नंबर होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, ठीक है। अब इसमें जो होता है बाबू, आपको एक ज्ञात करना होता है मानक रूप। बहुपद पे हमने लिख दिया, बहुपद में जितना भी समझाया आपको, बहुपद को समझिए कि बहुपद में जितना आपको समझाएं, मैं बहुपद में जितना समझाए आपको समझ में आ गया, ठीक। अब होता है बहुपद का मानक रूप, क्या होता है? अब यहाँ पे आइए, बहुत ही क्वेश्चन में पूछता है, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखो बहुपद का मानक रूप। देखिए यहाँ लिखिए बहुपद नहीं, द्विघात का मानक रूप, द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का मानक रूप। सर मानक रूप का होता है द्विघात समीकरण का, आप यही समझा देते ना तो हमको समझ में आ जाता। कहते हैं ना कि छोट बच्चे से लेकर जो स्टार्टिंग कर रहा है उसको उठाकर सीधा ऊंचाई पे लाना मेरा कर्तव्य है। बस इतना समझ में आएगा, ठीक। जो स्टार्ट कर रहा है उसको भी समझ में आएगा, जो पढ़ चुका है उसको तो और ही समझ में आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा उसको, ठीक। अब सर ये द्विघात समीकरण है। अब मानक रूप क्या है सर? आप कुछ ना कुछ अलग ला रहे हैं। सर मानक रूप क्या होता है? मानक रूप क्या होता है आप बताओ? मानक रूप वही होता है जो हमारा द्विघात समीकरण है ना, वो अवरोही क्रम में होना चाहिए, अवरोही क्रम में लाना। अवरोही क्रम में मतलब सर आप बताओ? घटते क्रम में। क्या? घटते क्रम में। अवरोही मतलब घटते क्रम। अब घटेगा कोई संख्या कब? इतना 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 तब ना घटेगा कि नहीं घटेगा? आप बताओ कोई संख्या कैसे घटता है? कोई ऊपर रहता है, ऊपर से नीचे 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 तब घटता है कि नहीं घटता है? तो तुम बताओ ऊपर से, अगर नीचे से कोई ऊपर जा रहा है तो बढ़ेगा कि घटेगा? सर बढ़ेगा। अगर कोई ऊपर से नीचे आ रहा है तो सर घटेगा। तो ऊपर से जो नीचे आए उसको बोलते हैं अवरोही, डिसेंडिंग आर्डर, और असेंडिंग आर्डर जो नीचे से ऊपर जाता है उसको बोलते हैं आरोही क्रम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसी को बोलते हैं सर, जो पदों को लिख लो, जो पदों को यानी चर राशियों को अवरोही क्रम में लिखना, पदों को अवरोही क्रम में लिखना। लिख लो पदों को अवरोही क्रम में लिखना ही लिख लो बबुआ। देखो पदों को अवरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना। अब सर समझ में आ गया अवरोही क्रम में लिखना, ठीक कैसे होता है? आइए समझाते हैं आपको। अवरोही क्रम में लिखना, आप बताओ कोई बहुपद हमने लिख दिया, मान लीजिए यही एग्जांपल आपको देते हैं, ठीक। यहीं पे एग्जांपल देते हैं, ठीक। मान लीजिए कोई बहुपद हमने लिख दिया, मान लीजिए यहाँ लीजिए 3x² प्लस 9x प्लस 3, 9x प्लस 8 बराबर 0। आप ये बताओ ये हमारा मानक रूप है कि नहीं है? बहुपद का ये बहुपद का है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है कि नहीं है? सर कैसे? हमको बस समझ में नहीं आ रहा है,
समझाते हैं। आइए हम देखते हैं चर राशि के अधिकतम घात लिखते हैं। चर राशि का सबसे अवरोही क्रम होता है ना, अवरोही क्रम सबसे बड़ा जो पद यानी चर राशि पे घात होता है उसको सबसे बड़ा लेते हैं। ठीक, अब बताओ सबसे बड़ा इसमें घात किस संख्या में है? 3x² का। तो पहले इसको लिखेंगे कि नहीं? अवरोही क्रम में लिखने के लिए क्या है ना, अवरोही क्रम लिखने का मतलब जो सबसे बड़ा होता है उसको लिखो, फिर जो उससे बड़ा होता है फिर उससे लिखो, जो उससे बड़ा होता है नीचे ऐसे तक आते हैं। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ इसके सबसे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। अब बताओ ये मानक रूप हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। आप बताओ सबसे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये, खत्म, मानक रूप में आ गया। सर ऐसा कोई एग्जांपल बताइए जो मानक रूप में नहीं हो। ठीक है बाबू, हम हैं किसके लिए? आपको बताते हैं ना। ठीक है, आइए एग्जांपल देकर बताते हैं आपको। आपसे समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, सोच लेना। फिर आप देखो, जैसे हम लिखे 2x + 4 + 3x²। अब ये बताओ ये मानक रूप है? आप बताओ, आप बताओ ये मानक रूप है कि नहीं है? सर कहेंगे हाँ सर मानक रूप में सर नहीं है बाबू, यही तो अंतर है। कहेंगे सर कैसे मानक रूप नहीं है? सर आप बताएंगे तो सबसे पहले होगा उच्च राशि पे सबसे अधिक पावर घात होगा, चर राशि पे सबसे अधिक घात, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, तो ऐसा तो कुछ इसमें दिख ही नहीं रहा है सर। यहाँ पे तो सबसे बड़ा है वो सबसे लास्ट में, इसका नंबर बड़ा, इसको पकड़ के इधर लाओ, इसको चलो चलो तुम इधर चलो, तुम सबसे बड़े हो बाबू। अब बताइए किसी में आप बड़े में जाते हो तो बड़े का सम्मान करना पड़ता है भाई, फिर उससे बड़े सम्मान नहीं, उससे बड़े सम्मान होता है। अब ये सबसे बढ़ है तो भैया इनको सबसे आगे आना पड़ेगा। आप बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है? यही है कि नहीं है? तो इनको भाई साहब को खींचकर इधर लाओ, इधर लाओ। चलो भाई सबसे पहले तुम आओगे क्योंकि तुम सबसे बड़े हो पावर में, पावर में सबसे बड़ा है कि नहीं है? अब बताओ सबसे बड़ा है तो 3x पहले आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब बताओ इससे बड़ा कौन है, मतलब इससे बड़ा, इससे छोटा कौन है? इससे छोटा कौन है? बस इससे छोटा और इससे बड़ा, इससे छोटा कौन है? सर इससे छोटा तो यही 2x लग रहा है। हाँ बाबू इससे छोटा यही 2x है। अब इससे छोटा बाबू 4 बच गया। अब ये बताओ मानक रूप बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? बन गया जी सर, इसी को बोलते हैं मानक रूप। ठीक, इसी को बोलते हैं। अब देखो इसी को बोलते हैं ax² + bx + c = 2। इसके फॉर्म में लिखना ही मानक रूप कहलाता है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़े, अगर नहीं आ गया तो बताइए कि और भी कुछ बताएं। इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। ठीक है, अब इसके आगे अगर आपको समझ में आ गया तो एक दो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो आपको बहुपद द्विघात समीकरण पहचान करना पड़ेगा, कि जांच करना पड़ेगा सर ये बहुपद है कि नहीं है, अब बताना पड़ेगा। ठीक आपको? ठीक, अब देखिए कि द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण को पहचानना, तो सर ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं द्विघात समीकरण का पहचान। देखिए यहाँ लिखना है बाबू द्विघात समीकरण का पहचान। अब बताओ द्विघात समीकरण का पहचान कैसे करें? अब बताओ द्विघात समीकरण का पहचान, द्विघात समीकरण का पहचान कैसे करेंगे? आप बताओ द्विघात समीकरण का पहचान कैसे करेंगे? आप ही लोग बताओ। सर ऐसे पहचान करेंगे कि जो हमारा, ये बताओ जो हमारा द्विघात समीकरण होगा, जो हमारा द्विघात समीकरण होगा सर बस इतना रहेगा कि वो ax² + bx + c = 0 इसी के फॉर्म में होगा। और एक बात हमेशा इंपॉर्टेंट करना, याद रखना कि जो a है वो नॉट = 0 होना चाहिए। बस अगर किसी बहुपद में ये मिल जा रहा है तो समझ लीजिए ये दो घात बहुपद है। ठीक, अब मान लो कि कैसे, अब मान लीजिए सर हम आपको लिख दे रहे हैं कि द्विघात बहुपद कौन नहीं, आप बताओ द्विघात बहुपद कौन नहीं है? आप बताओ। हमने लिख दिया सर, मान लीजिए कि मान लीजिए 4x² + 2x + 9 = 0। ये बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है? आप बताओ ये द्विघात समीकरण है
कैसे है सर? देखिए पहले नंबर ए नहीं, ये हमारा ये बराबर जो है ये बराबर 0 नहीं है, ठीक, ये बराबर 0 नहीं है, तो ये हो जाएगा। और सर अधिकतम पावर ये 2 है, सर यहाँ पे 2 पावर मिल गया, यानी कि फुल सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहने का मतलब यह है कि कैसे पहचान करेंगे कि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कैसे पहचान करेंगे? ऐसे पहचान करेंगे कि देखेंगे जो हमारे चर पे घात है वो अधिकतम 2 है कि नहीं है। देखिए अधिकतम पावर 2 है, जी सर है, कोई दिक्कत? सर नहीं दिक्कत, ठीक। अब हम बात करेंगे बाबू कि पहला नंबर तो हमने देख लिया अधिकतम पावर, दूसरा देखेंगे कि हमारा a इक्वल टू नॉट 0, यानी a हमारा जो होगा ये वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ a 0 है सर? नहीं है, ये तो हमारा 4 है, तो यानी ये हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक, द्विघात समीकरण है, ठीक। पहला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर है, ये पहला है, ठीक, पहला तो है, वेरी गुड, मान लीजिए बहुपद है। दूसरा आप बता दीजिए कि जो हमारा 4x + 3 बराबर ये है, आप बताओ, ये हमारा बहुपद है, द्विघात समीकरण है? आप बताओ, द्विघात समीकरण है? सर नहीं है, क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ये भी तो बताओ। सर इसलिए नहीं है कि यहाँ पे अगर द्विघात समीकरण अगर होगा तो चर पे अधिकतम पावर 2 होना चाहिए द्विघात समीकरण के लिए, लेकिन यहाँ पे जो अधिकतम पावर है चर पे 1 है, तो इसलिए ये बहुपद द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। जी बाबू इसलिए नहीं, आपने सही पकड़ा, ठीक। अब आइए दूसरा नंबर, एक एग्जांपल और दे देते हैं, ठीक। अब तीसरा नंबर आप बताइए x + 3 और x + 4 हमारा, आप बताइए ये कैसे पहचान करेंगे कि हमारा बहुपद समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। आइए इसको भी हल कर लें। पहले नंबर इसको हल कर लो, क्या कर लो? हल कर लो। हल करने आता है ना? हल करने आता है ना बाबू? अभी उस दिन बताया थे 4 पे गुणा करेंगे तो घातों को जोड़ लेंगे, अगर इसका गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा कि नहीं? इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 1 2 यानी x में पावर 2, फिर इसी को उठाएंगे इसमें करेंगे, ठीक, प्लस 4x प्लस फिर इसको उठाएंगे इसमें करेंगे 3x हो जाएगा 3x, अब फिर इसी को उठाकर इसमें प्लस 3 4 12 इक्वल, ठीक, 0 हम मान लेते हैं समीकरण के लिए 12। अब बताओ इसमें x² प्लस 4 दिन 7x प्लस 12, ये बताओ हमारा समीकरण है कि नहीं? अब ये बताओ हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं? सर है, बता सकते हैं, है, कैसे है सर? अब कैसे है? अगर है तो कैसे है द्विघात समीकरण? दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है, आप बताओ, यहां तक यानी कि लास्ट यहीं तक है, यहीं तक है, ठीक है, यानी एक सवाल और हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक देख रहा है दोस्तों, तो हमको चिन्ह बताना पड़ता है कि कहाँ तक दिख रहा है, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। अब बताओ सर अगर ये है द्विघात समीकरण है तो कैसे है? देखिए पहले नंबर हम 2 चीज देखेंगे, क्या देखेंगे? 2 चीज देखेंगे। पहला चीज देखेंगे कि ये जो हमारा चर राशि है वो अधिकतम पावर 2 है, अधिकतम पावर 2 है, जी सर। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो चर पे राशि है हमारा अधिकतम पावर 2 है, पहला सेटिस्फाई हो गया। और दूसरा सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो हमारा ये होगा, ये यानी a और 0 नहीं होना चाहिए, तो ये बराबर हमारा 1 है तो 0 है नहीं, तो इसलिए ऊपर द्विघात समीकरण है, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये है और ये है, समझ में आ गया? जी सर आ गया। अब बताओ तीसरा में हम एग्जांपल ले ले आप लोगों के लिए, कोई तीसरा एग्जांपल यहाँ पे, इसको थोड़ा अच्छा लगने के लिए मिटाना पड़ेगा, 1 2 3 4 ले लो, चलो अब बताओ, मान लो x प्लस 1/x इक्वल टू 3। अब बताओ बहुपद है, द्विघात समीकरण है, सर सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो बाबू। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका गुणा इसमें करोगे x² होगा कि नहीं होगा? फिर इसका गुणा इसमें करोगे बराबर, इसको गुणा +1 करोगे कि नहीं करोगे? इसका गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे, +1 प्लस बराबर 3x, इसको इधर लाओगे कि नहीं लाओगे?
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। हमारा बहुपद बन गया कि नहीं, द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बन गया सर? बन गया। क्यों कि देखिए यहाँ पे जो अधिकतम पावर है चर का वो 2 है, पहले सेटिस्फाई हुआ। दूसरा क्या हुआ सर कि a बराबर 0 नहीं है। दूसरा क्या, ये बराबर ना तो 0 है और अधिकतम चर पे पावर कितना है 2 है, इसलिए ये हमारा बहुपद है, द्विघात समीकरण है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बहुपद द्विघात समीकरण कैसे पहचान करेंगे। ठीक, इतना अभी आना चाहिए। अब कुछ याद करेंगे भैया। समीकरण के कुछ होते हैं बहुपद में, द्विघात समीकरण में होते हैं मूल। अब कहेंगे सर द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, मूल है कि नहीं है, इसके मूल क्या है। अब आइए यहाँ पे आप समझाते हैं आपको कि सर मूल दूसरा टॉपिक है हमारा सर। यहाँ पे इधर भी करना, हाँ इधर आइए, यहाँ से आइए, आप लोग को यहाँ समझाते हैं कि सर ये आप बताइए, इतना बताइए, इतना कॉन्फिडेंस है कि सर यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। जी सर आ गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे हाँ यहाँ ले लो, दूसरा टॉपिक बिंदु ले लो कि सर द्विघात हमको बहुपद क्यों है। द्विघात समीकरण में सर द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, कितने लोग यही होता है सर। सर आइए आप लोग हम किस लिए हैं सर, आपको हम कुछ दिक्कत नहीं होने देंगे बाबू, बस आपका एग्जाम तो आने दो। द्विघात अब समीकरण के मूल, आहा वाह भैया वाह। अब ये बहुत इंटरेस्टेड बन जाता है। क्या बन जाता है? इंटरेस्टेड। कैसे बनता है? देखिए द्विघात समीकरण के मूल क्या होता है? मूल तो भी होता है। अब सब आप लोग दिमाग बताइए कि मूल क्या होता है। मूल क्या होता है? आपसे शून्य होता है। वेरी गुड। शून्य मतलब उन दोनों का शून्य आएगा तो जो निकलेगा, मतलब शून्य का मतलब इसका बताओ कुछ एग्जाम्पल बताओ। मतलब बहुपद दिया रहेगा द्विघात समीकरण, उसका दो आएगा, दोनों खंड वही होता है मूल। क्या होता है? वही होता है मूल। क्या होता है? मूल खंड का होगा जो दो शून्य निकलेंगे वही होता है मूल। देखिए मूल क्या होता है? द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है? कोई द्विघात समीकरण होगा? जी सर होगा। यानी कि उसमें चर राशि होगा? जी सर चर राशि होगा। यानी कि चर राशि के वे सभी मान, चर राशि के जितने भी मान होंगे, अगर वे समीकरण को यानी द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर देते हैं यानी 0 ला देते हैं, तो यही द्विघात समीकरण का क्या होगा सर? मूल होगा। मूल क्या होगा? मूल का मतलब क्या होगा कि जो हमारा दिया होगा चरों का मान होगा। क्या होगा? ये चर संख्या का मान होगा। वो क्या होगा? चर राशि का मान होगा। ये लिखो बाबू, चर राशि का मान होगा। क्या होगा? चर राशि का मान होगा। यानी कि जो भी चर दिया रहेगा बहुपद में, द्विघात समीकरण में, उसी को मूल कहते हैं। उसी का मान आना, उसी को मान ज्ञात करना, जो भी मान आता है उसका वही मूल बन जाता है। इस द्विघात समीकरण का मूल मान जाता है। यानी कि हम कोई समीकरण लिख दीजिए सर, आप लिख दीजिए कोई समीकरण, आप लिख कर बता दीजिए कि सर कैसे ये मूल होगा कैसे नहीं होगा। ठीक, आइए बाबू हम आपको एग्जांपल, चर राशि का मान यानी जो मूल होगा इसी को बोलते हैं कि शून्य का आपको हम बनाए थे x का मान। जो भी बहुपद में यानी द्विघात समीकरण में जो चर राशि होगा उसी का मान ज्ञात करना, उसी का मान जो आता है वही क्या बन जाता है? वही हमारा मूल बन जाता है। ठीक, आइए हमको आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा। एग्जांपल, ठीक, क्या है एग्जांपल? 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा कोई द्विघात समीकरण है सर, है कि नहीं है? बस इतना आप लोग बताओ कैसे है सर। आपको भी कंडीशन बता देते हैं सर। पहला हम देखेंगे कि x पे पावर यानी चर पे राशि पे पावर अधिकतम मान कितना है? 2 है। पहले सेटिस्फाई हो गए सर। दूसरा क्या होता है कि जो a होता है ना सर, वो नॉट इज इक्वल टू 0, यानी a जो होगा वो बराबर 0 के नहीं होगा। तो आप बताइए ये 0 है, ये तो 5 है और अधिकतम पावर चर का 2 है, तो यानी ये द्विघात समीकरण है। ठीक हो गया। अब कहेंगे इसके मूल क्या है? इसका मूल ज्ञात करो। मूल क्या है? इसका मूल क्या है सर? मूल ज्ञात करो।
अब बताओ बाबू, अगर हम मूल ज्ञात कर लें, मूल ज्ञात करने का मतलब क्या है कि हमको यही x का मान ज्ञात करिए, x का मान, ये जो हमारा होता है ना बाबू, ये x का मान ही मूल कहलाता है बहुपद का, द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है, मूल कहलाता है। लेकिन याद रखिएगा, जो हमारा कहलाता है, जो हमारा मूल होगा ना, जो हमारा मूल होगा यानी जो चर का मान होगा, उस चर को अगर यहाँ पे इस समीकरण में रखेंगे तो हमेशा 0 आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और इसका मान शून्य कर देना चाहिए, 0 संतुष्ट होना चाहिए, बस तभी वो शून्य होगा। अब बताइए, मान लीजिए अपने मन से कि अगर x का मान हम 0 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, मान लीजिए हमारा जो इस बहुपद का मूल है, इस बहुपद का जो खानदान है वो कितना है, मान लीजिए इस बहुपद का जो खानदान नहीं, मान लीजिए वारिस है, मान लीजिए इस बहुपद का जो वारिस है, बहुपद का वारिस अगर हम मान लेते हैं 0 है, तो अगर 0 हो तो कहेगा हम तुम हमारे खानदान के वारिस हो कि नहीं। कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा कि अगर आप हमारे खानदान में आ जाते हो, अगर हमको 0 कर देते हो तो मान जाएंगे कि तुम हमारे वारिस हो, यानी मान लेंगे कि तुम हमारे मूल हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। कहते सर आइए चेक कर लेते हैं कि अगर x बराबर हम 0 रख दें, क्या रख दें 0, x बराबर अगर हम 0 रख दें तो पता चलेगा कि सर मूल हो x बराबर जो 0 रखेंगे कि 0 हमारा उस बहुपद यानी द्विघात समीकरण का मूल है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, चेक करते हैं रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तुम बताओ x अगर गुणे 0 पावर 0 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 2 बराबर 0। अब बताओ 0 रखने पर तुम बताओ इसका मान 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जी सर 0, इसका भी मान 0 और इसका मान -2, इसमें घटा दोगे -2 बराबर 0। कहता है आया 0, कहता है ये 0, चल निकल तू हमारा आया था मूल बनने, तू आया था हमारा मूल, हमको 0 बनाया तू, हमको संतुष्ट किया तूने हमको संतुष्ट किया, तू हमारा मूल बनेगा, नहीं बना। इसलिए अगर वो मूल नहीं बनता तो समझ लीजिए उस बहुपद का शून्यक नहीं है, उस बहुपद यानी द्विघात समीकरण का वो मूल नहीं है, अगर 0 नहीं कर पाता। ठीक सर, मान लीजिए हम एक को पकड़ कर आए, एक को कहेगा बहुपद द्विघात समीकरण ये आपका मूल है, ये आपका मूल है, ठीक है हम मान लेते हैं हमारा, लेकिन हमको संतुष्ट कर दिखाओ, हमको 0 कर दिखाओ, तब मानेंगे ना कि मूल है। जी सर आपका आज्ञा है, हम कर लेते हैं सर, एक ही आपका मूल है। अगर बे यार तू कहना क्या चाहता है, अगर एक मूल है चाहे जो भी हमको संतुष्ट कर दे, हम उसका मूल बन जाएंगे, बस वो हमारा खानदान बन जाएगा। ठीक, एक हम कहे सर ये 0 नहीं था, हम मान लेते हैं सर कि x बराबर 1 था, 1 जो है आपका मूल है, क्या है मूल है। कैसे, अगर 1 है तो हमको 0 करना पड़ेगा, हमारे द्विघात समीकरण को संतुष्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, जो आप कहें आप बताइए 5x² माइनस 3x माइनस 2, इसका ध्यान ले रहा है कि एक जो है इस बहुपद इस द्विघात समीकरण का मूल है कि नहीं है। एक रख कर देख लो, एक रख कर देख लो बाबू। अब बताओ 5, अब दिखाओ 5 माइनस 1 बराबर 3x माइनस 2 बराबर 0। अब बताओ इसका स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर एक माइनस आ जाएगा, 5 आएगा, 3x पे, हाँ यहाँ पे रुको, 3 इंटू 1 माइनस 2 बराबर 0। अब बताइए सर एक का स्क्वायर एक, 5 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस 3 माइनस 2 बराबर 0। अब बताओ -2 और -3 -2 जोड़ोगे तो -5 आएगा कि नहीं आएगा, जी सर 0। अरे बाबू -3 यहाँ पे गुणा करोगे 3 इंटू 1 तो -3 आ जाएगा, और -2 था ऑलरेडी तो था, -3 और -2 जोड़ोगे तो -5 आएगा, 5 घटाओगे 0 बराबर 0। हाँ कहेगा वाह, अभी तक तुम कहाँ थे हमारे मूल, हमारे खानदान, ये हमारा जो होगा इस
द्विघात समीकरण का ये मूल होगा। x बराबर 1 जो होगा यानी a इस बहुपद का, यानी इस, सॉरी यार हम बहुपद ही क्यों बार बार नाम ले रहे हैं, यानी द्विघात समीकरण का ये हमारा मूल कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, मूल कितना आएगा, तो हमारा इस मूल कितना होगा, मूल 1 होगा। होगा कि नहीं होगा सर, होगा। वाह वाह सर, आपने तो कमाल कर दिया, कोई गलत, हमको तो हमेशा समझ में आ गया। ये नहीं होगा, ये होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया जी सर। आप एक एग्जांपल और दे देते ना तो समझ में आ जाता सर। ठीक है, आप एक एग्जांपल और ले लीजिए। चलिए एग्जांपल और ले लेते हैं। हम सीधे कहेंगे आपका मूल ज्ञात करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर x बराबर 1/2 कहेंगे सर। एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे ब्लैक से ले लेते हैं। x बराबर लिखो, x बराबर यहाँ पे लिखने का x बराबर 1/2 का x बराबर 1/2 रखकर 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 इस पर रखिए। सर हमारा मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए, मूल ज्ञात करिए कि x जो x बराबर 1 है, जो हमारा ये सवाल है, ये क्वेश्चन है एग्जांपल हम दिया रहेगा क्वेश्चन। तुम बताओ x बराबर 1 रहने पर ये मान हमारा इस द्विघात समीकरण का मूल होगा कि नहीं होगा, बस इतना चेक कर लो। अगर मूल होगा तो इस समीकरण को कहेगा हम 0 कर देगा, अगर नहीं होगा तो समझ लीजिए वो 0 नहीं करेगा। चेक कर लेते हैं बाबू क्या जाता है, आइए चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, 2 इंटू x का मान 1/2 रखने पर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक भाई, -5 था, x का मान कितना रखेंगे 1/2 प्लस 3 बराबर 0। यहां तक दिक्कत सर, नहीं दिक्कत। अगर तुम बताओ यहां से 1 का स्क्वायर करोगे, ये अगर यहाँ पे देखो 1/2 का अगर स्क्वायर करोगे, इसका मतलब 1/2 यही होगा कि नहीं होगा, होगा। अब गुणा में सीधे सीधे गुणा होता बाबू, 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यानी इसका जो मान आएगा सर, इसका जो मान आएगा 1/4 आएगा, आएगा जी सर आएगा। माइनस, अब देखिए 5 इकाने 5/2 सर प्लस 3 बराबर 0। आप बताओ इसको आप काट सकते हो, कि नहीं काट सकते हो जी सर। 1/2 माइनस 5/2 अब प्लस 3, इसको 0 कर दो। पहले देखो इसको सॉल्व कर लो, हर बराबर है कि नहीं है, हर बराबर है। इसको सॉल्व कर लो, इधर दिख नहीं रहा होगा ना, दिख रहा है सर, दिख रहा है। आप बताओ बाबू, आप बताओ इस पे पहले उठाकर सॉल्व करो। क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। ये बताओ ये हमारा हर बराबर है जी सर। आपने बेसिक्स पढ़ा होगा, तो अगर ये हर बराबर होता है बाबू, तो इसमें से 1 उठा लेते हैं और इसमें से 4 काटेंगे तो -4 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा सर, आ जाएगा। प्लस 3 बराबर 0। अब बताओ यहां से 2 काटोगे तो -2 प्लस 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा जी सर आएगा, बराबर 0। अब बताओ -2 और प्लस 3 घटाएंगे 1 आएगा, बराबर 0 आएगा। खबरदार 0 तो हमको नहीं आया। अगर 0 नहीं आया ना बाबू तो समझ लीजिए कि ये जो x का 1/2 मूल बन रहा था, ये मूल नहीं होगा, होगा मूल नहीं हो। क्यों, यहाँ पर 0 नहीं आया रखने पर। अगर मूल होता तो 0 आ जाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। आई होप इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसमें, आप लोगों को एक क्वेश्चन और करा देते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और करा देते हैं हम लोग को इधर ही में। चलिए ठीक, आप कहेगा यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आपको इस तरह के आपको हम समझा देंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। चाहिए x² प्लस 2x माइनस p इक्वल टू 0 का एक मूल माइनस, इधर दिख रहा है -2 है, इधर दिख रहा है कि नहीं, 2 है, दिख रहा है, -2 है, इतना दिख रहा है कि नहीं जी सर। कहा कि सर तो कहेगा तो p का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए। सर आपने तो बता दिया कि ऑलरेडी हमारा वंश 2 है,
हमारा जो है ये हमारा जो है सर, ये हमारा जो 2 है ना -2, वो ऑलरेडी वंश है, हमारा मूल है। ज्ञात नहीं करना है, हमको चेक नहीं करना है कि है कि नहीं है, ये ऑलरेडी दिया कि हमारे ये वंश है। तो हमको सर p का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात करनी है। बस क्या करना है, यही उठाकर इस x के जगह पे रख देना है। मूल मतलब वही x का मान, x के उठाकर स्थान पे -2 रख दो। तो अगर यहाँ पे रखोगे x² - 2x - p = 0 होगा जी सर, होगा। अब जो -2 है हमारा, यहाँ x के जगह पे रख दो, -2 -2 p = 0 होगा जी सर, होगा। अगर इसको स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अरे बाबू तुम लोग अगर नादान हो तो मैं बता दूं कि देखो -2 × -2 माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे अगर बाबू यहाँ पे माइनस गुणा माइनस में करोगे तो प्लस हो जाएगा। अगर 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पे 4 है। अब देखो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस p बराबर 0। अगर p को उधर ले जाओ तो बताओ 4 4 8 आ जाएगा बराबर p, यानी p का मान कितना आ जाएगा सर? 8 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आया समझ में कि मूल कैसे ज्ञात करते हैं? मूल अगर दिया रहेगा तो भी हम ज्ञात कर लेंगे, किसी का मान ज्ञात करना होगा। अगर मूल पता करना है कि सर ये मूल है, द्विघात समीकरण का ये मूल है कि नहीं है, तो उसी के स्थान पर हम स्थान का मान रख देंगे। अगर 0 आ जाएगा तो समझ लीजिए कि वह मूल है, अगर नहीं आएगा तो समझ लीजिए वह मूल नहीं है। समझ ले आ गया कि नहीं आ गया? अब हम क्या करेंगे? गुणनखंड विधि। आप कह रहे हैं यहाँ पे अब इतनी तो आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? जी सर आ गया। अब क्या हम करें? इसको मिटा दें, तब तक पुश कर दो और मिटा दें गाइस, उसके बाद पुश कर। हाँ तो आइए अब हम अगला टॉपिक, अगला पॉइंट हम ज्ञात करेंगे कि सर द्विघात समीकरण का हमको मान ज्ञात करना है गुणनखंड विधि द्वारा। हमने अभी तक जाना कैसे पहचान करेंगे, मानक रूप लिखना सीखा, और सर क्या करना सीखा? सर हमको मूल पता करना होगा कि वो द्विघात समीकरण का मूल है कि नहीं है। अब हम ज्ञात करेंगे जो द्विघात समीकरण होगा उसका मान ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे मान करेंगे कि सर देखिए द्विघात समीकरण है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बहुपद में पॉलिनोमियल्स में बताया था कि अगर द्विघात समीकरण है तो समझ लीजिए जो चर राशि होगा उसका 2 मान आएगा। कितना मान आएगा? 2 है। क्यों आएगा? क्योंकि x पे पावर अधिकतम घात 2 है। अगर x पे पावर अधिकतम घात 3 होता तो 3 मान आता। यहाँ पे अधिकतम घात कितना है सर? 2 है। तो कितना मान आएगा चर राशि का? 2 मान आएगा। इतना याद रखिएगा, ठीक। सर आपका गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा का मतलब होता है सर, हम आपको डेफिनेशन थोड़ा बता देते हैं। गुणनखंड विधि में बस इतना करते हैं, जो हमारा bx का फॉर्म होता है, bx का जो फॉर्म होता है उसको ऐसा गुणा कर, ऐसे फॉर्म में तोड़ते हैं कि गुणा करने पे a स्क्वायर मिल जाए, यानी as स्क्वायर मिल जाए, यानी कि गुणा करने पर ax स्क्वायर मिल जाए और जोड़ने पर c मिल जाए। क्या मिल जाए? जोड़ने पर c मिल जाए। आइए अभी आप समझेंगे नहीं, हम आपको डेफिनेशन से कुछ बता दें। मान लीजिए इन कुछ हमने लिख दिया, मान लीजिए क्वेश्चन लिख दिया। हमने क्या लिख दिया? मान लीजिए एक क्वेश्चन लिख दिया। क्या लिख दिया? ये क्वेश्चन लिख दिया। मान लीजिए लिख दिया हमने क्या, एक क्वेश्चन लिख दिया कि x का लिख दिया हमने 2x²। मान लीजिए हमने क्या लिख दिया 2x² - 5x, और क्या हो सकता है 2x² - 5x - 3 = 0। कोई हमने एक बहुपद लिख दिया, ठीक लिख दिया सर। आप बताओ सर 2x² - 5x - 3 ये द्विघात समीकरण है जी सर। हमको इसको गुणनखंड विधि द्वारा x का मान ज्ञात करना है। किसके विधि द्वारा? कहेगा गुणनखंड विधि द्वारा। किसके द्वारा सर? गुणनखंड। किसके द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। किसके द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। सर अब देखिए जब गुणनखंड विधि द्वारा होगा, जब ज्ञात करना पड़ेगा द्विघात समीकरण को, जब ज्ञात करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, तो जो हमारा ये bx का फॉर्म में होता है, इसी को तोड़ने पर देखिए अगर a हमारा अगर सिर्फ x² रहता तो यहाँ पे 1 होता है, तो इसका गुणा हम चर वाले पे कर देते हैं। यहाँ पे 2 है
तो इसका देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 2 है ना, यहाँ पे 2 है, तो इसका सबसे पहले गुणा हम इसमें कर देते हैं, चर राशि पे, अचर राशि पे। तो 3 दूनी 6, कितना आएगा 6। तो अब मन में लीजिए कि 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा, गुणा करने पर 6 आएगा और घटाने पर 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए जोड़ने पर। ठीक, अब बताइए कि हम इसको किसने ऐसे कितने रास्ते पे करें कि सर आप बता दीजिए कि जोड़ने पर -5 आ जाए, इसको नुकसान भी ना पहुंचे, और गुणा करने पर 6 भी आ जाए। तो 3 और 2 में होगा कि नहीं होगा? आप बताइए, 3 और 2 में होगा? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? 3 2 5, 3 दूनी 6, होगा कि नहीं होगा? सर हो, अगर नहीं होगा तो मान लीजिए माइनस, अगर यहाँ पे रखें -3 -2 हो जाएगा सर, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा सर। देख लीजिए कैसे होगा सर, यहाँ पे देख लीजिए, हल करिए कि 2x² दिख नहीं रहा है बाबू, 2x² देखिए -5 x के जगह 5x के जगह पे 5x के जगह पे ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो कितना करोगे सर? 3 + 2 में तोड़ोगे, x - 3 = 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। 3 2 5, 5 मिल गया, 3 दूनी 6, 6 मिल गया। ठीक है सर। अब आइए 2x² माइनस का गुणा अगर माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, 3x इसके गुणा इसमें कर देंगे, फिर माइनस उठाएंगे, इसका गुणा अगर प्लस में करेंगे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। यहाँ इसका गुणा अगर 2x में करेंगे 2x आ जाएगा, -3 = 0। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? जी सर आ गया। आप कहेंगे बाबू अब ये हमारे यहाँ ऐसे स्टॉप करने पर ऐसे आपका चिन्ह लगा देना चाहिए, ठीक, ऐसे ज्ञात करने पर। ठीक, अब बताइए सर, अब हम क्या कर सकते हैं सर? कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं सर? कॉमन ले सकते हैं। ठीक, इस दोनों को उठाओ, इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लो, इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लो। ले लिया? ले लिया सर? ठीक है सर, हमने ले लिया। अब इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? कॉमन का मतलब जो दोनों में क्या मिल सकता है सर? दोनों में हम दिख रहे हैं x मिल सकता है और कुछ नहीं मिल सकता है। मिल सकता है? नहीं सर, x के अलावा। तो x को निकाल लो, x को निकाल लो, तब यहाँ पे 2x बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? सर इसके पास 2x था, मतलब x² था। अगर x² में से एक ही x निकाल लेंगे तभी x बचेगा उसके पास। जी सर बचेगा। माइनस यहाँ पे अगर हम x निकाल दें, एक ही x है, एक x निकाल देंगे, सिर्फ 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? जी सर बचेगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं सर? -1 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? +1 कॉमन ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं सर? 1 कॉमन ले सकते हैं प्लस में। जी सर, अगर प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर सर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम माइनस ले लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे +1 कॉमन ले लेते हैं, +1 कॉमन ले लेते हैं, तो अगर यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे +2x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर यहाँ पे +2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? बस इतना बताओ, होगा ना? अगर यहाँ पे माइनस का प्लस कॉमन ले हैं बाबू, यहाँ पे अगर प्लस ले लेंगे तो ये माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में। यहाँ अगर माइनस प्लस कॉमन ले हैं तो यहाँ माइनस से कितने में बदल जाएगा? प्लस में। बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? अब हम कैसे चेक करते हैं बाबू कि देखिए यहाँ का जो ब्रैकेट सेम होता है, यहाँ का जो ब्रैकेट होता है, कहां चल नहीं रहा है सब यार, सबको अभी को रुकना था। हाँ, ये जो हमारा ब्रैकेट होना है बाबू, ये सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम हुआ कि नहीं है? जी सर सेम है। अब एक ब्रैकेट में जब दो सेम मिल गया, इसको एक ब्रैकेट में ले लो सर। 2x - 3 एक अलग ले लो, इस ब्रैकेट में ले लो। ठीक, अब एक ब्रैकेट में क्या करो बाबू, एक ब्रैकेट को x + 1 को ले लो, इन दोनों को ले लो। समझ में आ गया? बराबर 0 ले लो, 0 ले लो। अब एक काम करो, एक बार उठाकर एक बार उठो x, यहाँ पे 2x - 3 = 0 ले लो। एक बार इस समीकरण, इस ब्रैकेट को उठाओ, एक बार इस ब्रैकेट को उठाओ, फिर एक बार हम लेंगे बाबू x + 1 = 0 ले लेंगे। ले लेंगे, यहाँ तक दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब बताओ हमको x का मान चाहिए तो 3 को उधर भेजना पड़ेगा। भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा? जी सर। 2x = 3, अगर x का मान चाहिए तो 3/2 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा? आ गया कि नहीं आ गया? जी सर आ गया। अब बताइए बाबू,
अगर x का मान यहाँ ज्ञात करना है तो -1 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा जी सर, होगा। अब बताओ यहाँ पे अगर तुम मान ज्ञात कर दे हो, अगर यहाँ पे 1 रख देते हो तो 3 2, अगर यहाँ पे 2 3 कैसे कटेगा सर? ये समान है कि नहीं है? यहाँ x का मान 2 आ गया कि नहीं? 1 आ गया कि नहीं आ गया? -1 आ गया कि नहीं आ गया? जी सर आ गया। कोई दिक्कत? सर नहीं दिक्कत। अगर आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप चेक कर सकते हो, उठाकर -1 रख लो। तो अगर यहाँ पे रखोगे -1 तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, यहाँ पे +5 बन जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 3 3 3 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? -1 वहां पर रखें, माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ देखो, अगर सत्यता की जांच करना पड़ेगा तो ले लो यहाँ पे सत्यता की जांच कर लो। सत्यता की जांच सर, एक उठाकर इसमें से एक मान याद कर लो, -x 2x स्क्वायर -5x -3 इक्वल टू 0। 2 के बाद -1 ले लेंगे स्क्वायर, माइनस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे -5, यहाँ रुको यार, -5 ले लेंगे बाबू। यहाँ x का मान -1 रखेंगे, -3 रखेंगे, 0। यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस प्लस कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस प्लस कितना आ जाएगा? 5 -3 बराबर 0। 3 2 5। देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे घटाओगे तो कुछ हमको गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पे +3 होगा, +3 होगा ना सर? +3 होना चाहिए। अगर +3 होगा तो कैसे? यहाँ पे 3 और -2 होना चाहिए, -1 कैसे स्क्वायर आ जाएगा? हाँ ठीक है, यहाँ पे कुछ तो दिक्कत है भाई, कुछ तो दिक्कत है हमारे। अगर x का मान नहीं आ रहा है तो कुछ तो दिक्कत है भाई। कुछ कैसे दिक्कत है सर? हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आएगा। तो सर यहाँ पे देखते हैं 7 आ जाएगा और -3, यहाँ पे 4 आ रहा है सर, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है भाई, कुछ तो क्या गड़बड़ हुआ है? यहाँ पे -1 लेना पड़ेगा, -1 लेना पड़ेगा ना। तो सर यहाँ पे प्लस हो जाएगा बाबू, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो उसको 6 गुणे 1 में नहीं बांट सकते? किसको? उसको 3 दूनी 6 को 6 गुणे 1 नहीं कर सकते। अगर हम 6 गुणे 1 करते हैं तो 6 मिल जाता है, 6 -1 कर 6 कर, हाँ तो इसमें भी आ सकता है, 6 -1 में भी आ सकता है। तो 6 में अगर 6 गुणे 6 करने 6, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमने गड़बड़ किया था, क्या किया था? कुछ गड़बड़ किया था, तब भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि 3 2 5, 5 का गुणा अगर हम ज्ञात करते हैं तो अभी तब भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन लेना मुश्किल पड़ रहा था, माइनस कॉमन लेना मुश्किल पड़ रहा था रोज, इसीलिए यहाँ पे ऐसा गलत किया। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ दिक्कत हुआ था, इस देखिए, अगर कुछ भी दिक्कत होगा समझ लीजिए सेटिस्फाई नहीं होगा, बस कितना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे रखते हैं तो सर दूसरा मान रखते हैं। सर देखिए 2x स्क्वायर -5 को कितने में 5 लिख दिए सर, 5 को तो ही तोड़ना पड़ेगा। तो 6 -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? x -3 बराबर 0। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे सर? 6 करने 6 करने 6 में से 1 घटाएंगे 5, मिल जाएगा, मिल जाएगा सर। अब इसको ऐसे सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो, ठीक। 2x स्क्वायर -6x, ठीक, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर? -3 बराबर 0। आप देखो 6x में से x घटा दोगे -5x होगा कि नहीं होगा? जी सर 5x मिल गया हमको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बाबू, यहाँ पे तुम एक कॉमन ले सकते हो कि नहीं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? सर ले सकते हैं आसानी से, 2x कॉमन ले सकते हैं। जब 2x कॉमन ले जाओगे तो x बचेगा -3 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा सर। यहाँ पे प्लस कॉमन ले लो, +1 कॉमन ले लो, यहाँ पे x बचेगा और -3 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? सर बचेगा, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब तुम बताओ यहाँ पे बाबू, यहाँ पे तुम बताओ, एक ब्रैकेट समान है कि नहीं है? समान है, तो x -3 एक ब्रैकेट में ले लो और एक ब्रैकेट में 2x + 1 ले लो बराबर 0। अब यहाँ पे 2 मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, ऑलरेडी आ जाएगा। कैसे सर? देखिए x -3 बराबर एक 0 ले लो और ले लो 2x + 1 बराबर 0 ले लो। इतना ले लिया? जी सर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम बताओ यहाँ x बराबर 3 आ जाएगा कि नहीं? एक x का मान आ जाएगा। यहाँ पे एक x का मान 2x बराबर -1 आ जाएगा, x बराबर -1/2 आ जाएगा। अब तुम बताओ
हमको चेक करना है सर, सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है तो आइए सत्यता की जांच कर लें। सत्यता की जांच कर लेते हैं सर। अभी भी आप जो निकाले हमको पहले जिस तरह पहले निकाले थे आप गलत आया था, इस तरह भी आप चेक कर लीजिए। ठीक है बाबू, हम आपको सेटिस्फाई कर देते हैं। 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 आना चाहिए, ठीक। अब ठीक है सर, x का मान उठाकर 3 रखिए, 2 इंटू 3 मान 3 पे पावर 2 माइनस 5 इंटू 3, ठीक, माइनस 3 बराबर 0। 3 के स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। समझ में आया कि नहीं आया? अगर 3 गुणे 3 है तो 3 त्रिका 9 गुणे यहाँ पे 2 भी है तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 माइनस 5 तिया 15 माइनस 3 बराबर 0। अब बताओ, देखो यहाँ पे 18 है कि नहीं है, यहाँ पे 3 है। अब बताओ यहाँ 18 है, इसको जोड़ोगे तो 18 माइनस 18 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा? माइनस 15 माइनस 3 प्लस 18 हो जाएगा बराबर 0। 18 में से 18 घटा दोगे 0 बराबर 0 थे। यानी कि जो हमारा गुणनखंड होगा x बराबर एक मूल होगा 3 और एक मूल होगा -1/2। आई होप आप लोग को गुणनखंड समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम ज्ञात करेंगे सर क्या गुणनखंड विधि आगे कि नहीं आगे? किसी को दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत तो आप लोग कमेंट में बस इतना बताइएगा सर। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको कमेंट में दे रहा हूं सर, 1/(x - 3) और माइनस एक 1 में x + 5 बराबर में 1/6 का मान ज्ञात करना, ठीक, का गुणनखंड ज्ञात करना सर। इसका गुणनखंड ज्ञात करना, गुणनखंड, ठीक, इसको ज्ञात करिएगा भाई। SW आप लोग के लिए क्या है? SW, ठीक, इतना याद करिएगा। आई होप आप लोग को गुणनखंड विधि समझ में आ गया होगा, ठीक। देखिए हमने कुछ कोशिश किया था, यहाँ पे गलत किया था ना, तो कोशिश जब गलत करेंगे जो हमारा मूल आएगा, मूल अगर इसको उठाकर रखेंगे तो हमेशा 0 नहीं आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चेक कर लो, अगर हमको डाउट लगे सर ये मूल है कि नहीं है तो चेक कर लो उठाकर कि देख लीजिए कहीं हमारा गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 रखने पर आ जा रहा है दोनों पक्ष तो समझ लीजिए कि वो हमारा मूल है, हमने गुणनखंड सही किया है, ठीक। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब एक आता है मेन टॉपिक, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, मेन टॉपिक है। अब आता है, इसको मिटा देते हैं तब समझाते हैं, ठीक। गुणनखंड इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं, ठीक, अब याद करते हैं सर। एक आता है अब विविक्तर सूत्र, विविक्तर ज्ञात करना, विविक्तर ज्ञात करना। यहाँ पे आओ लिखो सर, विविक्तर, विविक्तर, विविक्तर ज्ञात करना सर, विविक्तर ज्ञात करना। जी बाबू सर, विविक्तर ज्ञात करना सर। इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है? फार्मूला क्या होता है बताओ? फार्मूला, इसको डी से प्रदेश करते हैं, इसी को किससे? डी से। किससे डिनोट करते हैं? डी से। किससे? डी से दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। इतना दिक्कत नहीं दिक्कत सर। तो हमारा एक फार्मूला होता है इसमें, क्या होता है? फार्मूला। क्या होता है फार्मूला में सर? डी इक्वल टू, इसी को लिख दो, यहाँ पे लिख दो फार्मूला। डी इक्वल टू होता है b² - 4ac। सर यही हमारा विविक्तर ज्ञात करना होता है, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सर विविक्तर कैसे ज्ञात करें। को हल करिए सम ऐसे, मान लीजिए कि 9x हमने एक फार्मूला ज्ञात किया, समझ लीजिए एक क्वेश्चन हमने लिख दिया। क्या लिख दिया सर? क्वेश्चन लिख दिया। चलिए सर कैसे होगा? सर कैसे होगा? अब मान लीजिए सर हमने एक क्वेश्चन लिख दिया कि 9x² - 12x + 4 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। क्या नहीं कीजिए? विविक्तर ज्ञात कीजिए। सर इतना हमको ज्ञात करना है, कोई दिक्कत? सर नहीं दिक्कत, हमको इसका विविक्तर ज्ञात करना है तो फार्मूला रख दो। पहले क्या रखो? हम पहले इस
सर ए और ए हमने बताया कि सर ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है, हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका है। तो यहाँ पे ए और बी का मान लिख दो, हल लिख दो। अगर हम यहाँ हल लिखने चलेंगे बाबू, ये भी धोखा दे रहा है यार। यहाँ पे सॉल्व करो, क्या करो, सॉल्व करो। यहाँ पे ए बराबर लिखो, ए बराबर कितना है 9, बी बराबर -12, सी बराबर 4, इतना लिख दिए, हो गया। इसी से उठाए हैं, कहीं बाहर से नहीं उठाए, बस इतना समझ में आ गया जी सर। अब फार्मूला लिखो, विविक्तर ज्ञात करना। तो डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, ठीक, मान रख दो। b का मान कितना है -12, -12 का स्क्वायर -4, एक ए का मान कितना है 9, सी का मान कितना है 4। अब बताओ 12 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 12 पर 144 माइनस, अब देखो 4 चौक 16, 16 नवा 144। तो अगर 16 गुण 16 नवा 9 चौक 6 नवा 54 को 4 80 4 9 9 करने 9 5 14, 144 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब बताओ इसका विविक्तर कितना आएगा सर, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। 144 में से 144 घटाएंगे कितना आ जाएगा सर, डी बराबर 0। तो यानी इसका विविक्तर कितना हो गया सर, 0 हो गया। आगे समझ लें, ए बी का मान उठाएंगे, फार्मूले में रखेंगे, जितना मान आएगा वही उसका विविक्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सर विविक्तर का प्रयोग करके इसका विविक्तर मान ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण में दिया रहेगा, उसके क्या करें, विविक्तर ज्ञात कीजिए। ठीक, अब आएगा सर एक होता है सर श्री क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य जी का सूत्र, श्रीधराचार्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक फार्मूला होता है, यहाँ पे फार्मूला होता है, फार्मूला जो दोनों का याद करना होता है, क्या होता है, श्रीधराचार्य, एक होता है श्रीधराचार्य सूत्र आया, तुम श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक, क्या होता है श्रीधराचार्य अब इसमें एक सूत्र होता है बाबू, लिखता आता है -b² प्लस माइनस, स्क्वायर नहीं रहेगा यहाँ पे स्क्वायर है, b माइनस बी प्लस माइनस 4b², ये होता है बाबू, डी बराबर होता है, लिख देते हैं b² - 4ac अपॉन में 2a, बस इतना होता है। ठीक, अब बताओ कहीं कहीं इतना दिया रहेगा, कहीं कहीं इतना दिया रहेगा, ठीक, और कहीं दिया रहेगा कि b² - 4ac का मान कितना होता है, d होता है। तो इसी को अगर हम लिखना चाहें तो b माइनस प्लस माइनस अंडर रूट, इसको d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अपॉन में 2a। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक फार्मूला, यानी कि प्लस माइनस लगने से क्या मतलब कि एक बार वैल्यू प्लस में लेंगे और एक बार वैल्यू माइनस में लेंगे, कोई दिक्कत, सब नहीं दिक्कत। आइए हम कुछ क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लें कि नहीं सर लें सर। आइए हम इसको जान लेते हैं सर, प्राकृतिक क्या होता है, प्राकृतिक, हमको सर प्राकृतिक जानना है। क्या जानना है, द्विघात समीकरण को जो मूल होते हैं उसका प्राकृतिक क्या है, फर्स्ट क्लास टॉपिक और है बाबू, इसको हम खत्म कर देंगे आज। अब यहाँ पे याद करो कि जो हमारे द्विघात समीकरण मूल माने वेक्टर के द्वारा हमको याद करना पड़ता है। यहाँ लिखो मूल, यानी समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल के प्राकृतिक ज्ञात करना, प्राकृतिक ज्ञात करना, यानी लिख लो द्विघात समीकरण के मूलों का प्राकृतिक किस तरह के प्राकृति है, ये आपने सुना होगा, द्विघात समीकरण के प्राकृतिक। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। हमेशा जब प्राकृतिक याद करना है मूलों को, आपको मूल बताया कि नहीं, मूल क्या होता है, जो द्विघात समीकरण को मान शून्य कर देता है, यानी x का मान जो होता है यानी शून्य का मान, उसी का हम ज्ञात करेंगे। हमेशा द्विघात समीकरण मूलों का प्राकृतिक कैसे ज्ञात करते हैं सर, विविक्तर के द्वारा। किसके द्वारा, विविक्तर के द्वारा। किसके द्वारा बाबू, विविक्तर के द्वारा। इसका मतलब सर b² - 4ac से हम पता करेंगे कि सर ये किस तरह का प्राकृतिक है, किस तरह का
प्राकृतिक है। तो इसको बराबर हम डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? डी लिख सकते हैं। इसको हम पता करेंगे किस प्रकार का प्राकृतिक है, ये किसका सूत्र है? विविक्तर का। किसका? विविक्तर का। विविक्तर द्वारा हम पता करेंगे कि इसका मूल कितना है, कौन सा मूल किस प्रकृति का है। ठीक, आइए हम एक लिखते हैं। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं, लिख लो यहाँ पे बाबू, अगर डी विविक्तर का मान 0 से बड़ा आ गया तो समझ लीजिए कि वह मूल प्रकृति क्या होगा? क्या होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक होगा कि नहीं होगा? जी सर, वास्तविक होगा। एक होगा परिमेय होगा। परिमेय होगा कि नहीं होगा? होगा। और एक होगा असमान होगा। क्या होगा? असमान होगा। आगे कि नहीं समझ में? जी सर। अगर डी का वैल्यू निकालते हैं, अगर प्रयोग कर हम वैल्यू निकालते हैं डी का, तो आप बताइए अगर डी का मान अगर 0 से बड़ा आ गया तो समझ लीजिए कि जो x का जो प्राकृतिक होगा, चर राशि का प्राकृतिक, वो वास्तविक से होगा और परिमेय होगा और असमान होगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? जी सर। अब एक होता है d नॉट इक्वल टू 0। अगर d अगर छोटा है 0 से, अगर जो विविक्तर का मान आया है 0 आ गया, अगर 0 से मतलब 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा, आप बताओ यहां से लिखिए। अभी मतलब इंटरेस्टिंग वाला बता दें। कोई मान 0 से छोटा कब आ सकता है? कोई भी मान 0 से छोटा कब हो सकता है? बताओ। कोई ऐसा मान बताओ कि 0 से छोटा हो। -5। हाँ देखो, माइनस कुछ भी में अगर लिख दो तो हमेशा वो 0 से छोटा होगा। ठीक, हमेशा अगर -1 लिखते हो तो हमेशा 0 बड़ा होगा। अगर -2 लिखते हो तो यहाँ हमेशा 0 बड़ा होगा। -3 लिखते हो तो हमेशा कितना 0 होगा? 0 बड़ा होगा। समझ में आया कि नहीं? माइनस रखने पर 0 से भी छोटा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? यानी कि हमारा कहने का मतलब यही है सर कि अगर d का मान अगर 0 माइनस में आता है तो हमेशा वो किसका? काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवास्तविक हो जाएगा। अवास्तविक हो जाएगा। अवास्तविक हो जाएगा और काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है जी। और एक केस से बन गया, दूसरा केस, तीसरा केस। सर तीसरा केस यही बनता है कि d बराबर 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा? d बराबर 0। सर वास्तविक तो होगा ही। क्या होगा? सर वास्तविक तो होगा ही, वास्तविक तो होगा ही, और क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यही 3 केस होता है। क्या 3 केस होता है फार्मूले में? यही 3 केस होता है बस। अगर पहला केस रखेंगे, अगर d का मान ज्ञात करेंगे, पहला विविक्तर लगाकर सूत्र ज्ञात करेंगे, सूत्र ज्ञात कर हम d का मान ज्ञात करेंगे, देखेंगे कि d का मान अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो समझ लीजिए जो मूल का प्राकृतिक होगा, यानी मूलों का प्राकृतिक होगा, वास्तविक बनेगा, प्लस असमान बनेगा और प्लस परिमेय बनेगा। अगर d बराबर अगर माइनस में आ रहा है, अगर d माइनस में आ रहा है तो समझ लीजिए वो काल्पनिक होगा। ठीक, मूल का प्राकृतिक कैसे होगा? काल्पनिक होगा। और d बराबर अगर कहीं 0 आ गया, d के बराबर अगर 0 अगर विविक्तर का मान, जैसे यहाँ पे 0 आया ना, d का मान है हाँ 0, तो इसका मूल काल्पनिक क्या होगा? वास्तविक होगा और क्या होगा? समान होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर। आप एक करा देते हैं तो समझ में आता है। ठीक है सर, हम यहाँ पे एग्जाम्पल करा देते हैं। क्या करा देते हैं? एग्जाम्पल, क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन करा देते हैं। कहाँ इतना गाढ़ा चल रहा है यार? जी सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक, चलिए 4 लिखिए। 4x² माइनस 6x प्लस 5 का विविक्तर का प्रयोग करके विविक्तर का प्रयोग करके मूलों का प्राकृतिक बताइए। क्या लिखाइए? प्रकृति बताइए। किस प्रकार का मूल है बताइए। ठीक, अब बताइए, चलो बताओ। चलो पहले नंबर क्या कार्य करेंगे? पहले विविक्तर निकालेंगे। सर विविक्तर क्यों? क्योंकि हमको d से ही ना पता चलेगा कि d का मान जब ज्ञात करेंगे तभी ना पता चलेगा कि सर d 0 से बड़ा है कि छोटा है। तो पहले नंबर हम d ज्ञात करेंगे। ठीक, d ज्ञात करेंगे।
डी बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है बाबू, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है कि नहीं होता है। अब बताओ हमेशा डी, चलो ठीक है लिख देते हैं, ए बराबर कितना है 4, बी बराबर कितना है बाबू -6, सी बराबर कितना है बाबू 5। तो यहाँ पर बी बराबर रखोगे मान, तो बी बराबर कितना आएगा -6 का स्क्वायर रखोगे -4, ए का मान 4, सी का मान 5, 6 का स्क्वायर करोगे 36 होगा कि नहीं होगा, जी सर 36 होगा। 5 चौक 20, 20 4, 20 चौक है 80, 20 चौक 80। आई बाप रे बाप, यही तो गड़बड़ आ गया। अब तुम बताओ अगर इसको घटाओगे तो 44 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस में 44 आएगा। अब बताओ कौन सा प्राकृतिक कर रहा है सर, डी बराबर 0, यही प्राकृतिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर। माइनस हमेशा बताए हैं कि अगर डी का मान अगर माइनस में है तो हमेशा ये 0 से छोटा होता है। यही कंडीशन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा सर। जब ये कंडीशन बनेगा तो इसका प्राकृतिक कैसे होगा, आप बताओ प्रकृति क्या होता है, प्रकृति क्या बनेगा, अवास्तविक बनेगा और काल्पनिक बनेगा, अवास्तविक और काल्पनिक बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ गया सर। देखिए -44 आया, विविधता का सूत्र लगाया हमने, मान रखा -44 आया। आप सर -44 आ गया, तो आपने बताया है कि जब भी डी का मान माइनस में आए तो ये वाला कंडीशन है हमेशा 0 बड़ा होगा डी से। समझ में आया कि नहीं आया सर। एक क्वेश्चन और करा दीजिए, ठीक है, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं, दिख रहा है जी। चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0, मूलों के मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात। अब सर प्रकृति ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। डी का मान ज्ञात करना पड़ेगा कि नहीं सर। होता है डी बराबर -d स्क्वायर, हाँ ठीक है, 4ac होता है कि नहीं होता है, जी सर। अब हाँ हमेशा बी का मान नहीं लिखेंगे बाबू, आप लोग ज्ञात करिएगा। यहाँ बी बराबर 6 है कि नहीं है, जी सर, 6 का स्क्वायर -4, ए का मान 1 होगा, सी का मान 9 होगा, 6 चौक है 36, 9 चौक 36। अब बताओ 0, डी बराबर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब बताओ बाबू डी बराबर 0। अब बताओ जब डी बराबर 0 आ जाए तो कौन सा प्रकृति लगता है, तो डी बराबर 0 आ गया हमारा, ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है। ये वाला कंडीशन कब होता है, जब प्रकृति क्या होगा इसका, बताओ बाबू जल्दी जल्दी। प्रकृति वास्तविक समान होगा कि नहीं होगा, वास्तविक होगा सर, और क्या होगा, समान भी होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस इतना ही चैप्टर होता है द्विघात समीकरण में, बस इतना आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने सब चीज कर लिया, आपको आना भी आए। अगर हमको द्विघात समीकरण का सूत्र लगाकर हम किसी बहुपद का मान ज्ञात करते हैं ना, तो वो भी x और y का मान ज्ञात है, x का मान 2 निकल जाएगा, ठीक। क्या करेंगे, एक बार x का मान प्लस में ले लेंगे और x का मान एक बार जोड़ लेंगे और घटा लेंगे, ठीक, इतना करेंगे, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस वीडियो लंबा हो गया, एक चैप्टर में एक वीडियो में सब चीज कवर हो गया, ठीक। आई होप इस वीडियो को आप लोग प्यार देंगे, दुलार देंगे। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।